Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology MPCE 046 यानी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। हम आ चुके हैं 19th टॉपिक पर और आज ये 7th वीडियो है जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस एंड इमोशन से। जिस तरह से आपने यहाँ का सिलेबस देखा है, जिस तरह से लिस्टेड है, उसमें हैप्पीनेस एंड इमोशन के अंदर हम टोटल 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 3 टॉपिक्स को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। 19, 20 एंड 21 को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। वैसे टॉपिक भी आज के थोड़े छोटे छोटे ही हैं और जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम उसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आपने देखा है हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया हुआ है, तो बेहतर रहेगा कि एक टॉपिक को, एक टाइप के टॉपिक्स को हम एक ही जगह पर रखें। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इमोशन, मूड एंड इफेक्ट से। जब इमोशन, मूड्स और इफेक्ट की बात आती है तो पहले तो इन तीनों को हमें एक एक करके समझना होगा, क्योंकि तीनों ही चीजें हमारे उस पार्ट से जुड़ी हैं जहाँ पे हम कुछ फील करते हैं। तीनों ही चीजें हमारे फीलिंग वाले पार्ट से जुड़ी है, चाहे इमोशंस की बात करें, मूड की बात करें, चाहे इफेक्ट की बात करें। तो आइए समझते हैं इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस आर इंटेंस, शॉर्ट लिव्ड, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू अ स्पेसिफिक इवेंट और स्टिमुलस। दे इंक्लूड फीलिंग्स लाइक जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, सरप्राइज एंड डिसगस्ट। इमोशंस जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पर तो इमोशंस होते ही हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इमोशंस हैव अ क्लियर ऑनसेट एंड ऑफसेट, आर ऑफ्टन डायरेक्टेड एट समथिंग स्पेसिफिक एंड इन्वॉल्व बोथ बॉडीली चेंजेस लाइक इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। जब भी हम इमोशंस को एग्जिबिट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उनको क्लियरली ऑफसेट और ऑनसेट देखा जा सकता है। मतलब वो कहाँ से शुरू हुए और किस मोमेंट पे खत्म हुए ये इजिली मेजर किया जा सकता है। जैसे जब पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो उसका एक्साइटमेंट कहाँ से शुरू हुआ, किस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, उसने अपना जॉय दिखाया, एक्साइटमेंट दिखाया, और कहाँ पे आके वो रुका, उस चीज को इजिली नोटिस किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे। अगर पर्सन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, डर रहा है, तो वो डर से जो उसके फिजिकल जो सिम्टम्स नजर आएंगे वो दिखेंगे। खुशी में भी होता है इसका सेम चीज। और इसके साथ साथ कॉग्निटिव अप्रेजल भी होता है। मीन्स जब इमोशंस होते हैं तो उनके बारे में एक थॉट भी हम रखते हैं। जब भी हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं किसी पर्सन को, तो पहले वो एक थॉट की तरह हमारे माइंड में आते हैं। मतलब हमने अगर किसी चीज से खुशी हुई, हमने खुशी को रिफ्लेक्ट किया, तो पहले हमारे माइंड ने एक थॉट क्रिएट किया हैप्पी वाला, उससे वो इमोशन निकल कर आता है। तो ये इमोशंस हो जाते हैं। मूड की जब हम बात करते हैं तो मूड्स आर लेस इंटेंस, लॉन्गर लास्टिंग इमोशनल स्टेट दैट डोंट नेसेसरली हैव अ क्लियर कॉज और ऑब्जेक्ट। दे कैन कलर वंस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड लाइक फीलिंग जनरली हैप्पी, सैड और इरिटेबल। जब हम मूड की बात करते हैं तो ये कई इमोशंस को एक साथ लेके चलता है। जब हम हैप्पी होते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखिए, जब अपना मूड आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना, मूड एक ब्रॉड कैटेगरी को दिखाता है, बड़ी चीज को दिखाता है कि कोई पर्सन क्या कहता है कि मेरा मूड अच्छा है या बुरा है, ऐसे ही तो डिफाइन होता है। जबकि इमोशंस में हम बहुत छोटी छोटी चीजों को साथ में लेके चलते हैं। तो जब हम मूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम, ये लिखा है ना, दैट कैन कलर वंस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी भी सिचुएशन के बारे में हम एक तरफा हो जाते हैं, एक तरीके की चीज फील करते हैं। अब इमोशंस में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में हम हैप्पी होने के संग संग एंग्री भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कॉम्पोनेंट्स एक से ज्यादा होंगे। यहाँ पर ये बहुत सारे कॉम्पोनेंट से मिलकर एक होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक ही का कर रहा होगा। जैसे हम जब मूड की बात करें, मूड्स आर मोर डिफ्यूज, कैन लास्ट फॉर आवर्स और डेज एंड इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड रिएक्ट टू इवेंट्स। मूड्स जो होते हैं वो लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं। लंबे टाइम तक रहने की वजह से मूड्स के इफेक्ट भी दिख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी, नेगेटिव भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंस में मूड लंबे समय तक रहने पर ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी का मूड लंबे समय तक अच्छा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक बुरा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से कुछ मूड डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो मूड डिसऑर्डर तभी क्रिएट होते हैं जब वो लंबे टाइम तक रहते हैं। शॉर्ट स्पैन में कोई मूड डिस्टर्ब होने को हम नहीं कह सकते मूड डिसऑर्डर। तो इस तरीके से मूड जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट को दिखाते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट इमोशंस इंक्लूडेड होते हैं। अफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एक फीलिंग और एक्सपीरियंस है इमोशन का। इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और द जनरल टोन ऑफ वंस इमोशनल स्टेट। जब भी हम अफेक्ट की बात करते हैं तो ऐसी चीज जिसकी हेल्प से इमोशन नजर आता है। आपने कहा कि वो पर्सन बहुत एंग्री है, कैसे पता चला? क्योंकि उसने कोई ऐसा चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया या कुछ भी ऐसा रिएक्शन दिया जिसकी हेल्प से आप उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो अफेक्ट वही चीज है।
refers to the experience of feeling or emotion. It is often used to describe the observable expression. जो चीज नजर आ सकती है उसको ही ऑब्जर्व करता है किसी भी पर्सन की इमोशनल स्टेट को, जनरल टोन को बताने के लिए. Affect can be immediate, like showing surprise on your face, or more such stable, like having a generally positive or negative effect. It's often measured in terms of valence, यानी ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या अराउजल के फॉर्म में भी हो सकता है. अफेक्ट हाई होगा या लो होगा. कितनी इंटेंसिटी से किसी ने गुस्सा किया, कितना एक्साइटेड था जब कोई बहुत ज्यादा एंग्री था, ये जो उसका स्केल को डिफाइन कर रहा है ना, वो अफेक्ट है. राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा जुड़ जाता है, वेज टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली. अगर आप किसी को सलाह देना चाहें कि अपने इमोशंस को आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो सोचिए कि आप क्या सलाह देंगे. वही आंसर में आपको लिख के आना है कि आपको किसी पर्सन को बताना है या खुद को समझाना है कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रखा जाए. क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं. सबसे पहले तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, रिलैक्स होना, बॉडी वाइब्रेशंस को फील करना. माइंडफुलनेस की हेल्प से पर्सन अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है. कॉग्निटिव रीअप्रेजल, जो भी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स हैं किसी भी सिचुएशन के टुवर्ड्स, अगर वो ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं है, मतलब अल्टीमेटली हमें उससे नुकसान हो रहा है, हमें तो अपने इमोशनल रिएक्शन गलत लगेंगे नहीं, हमें गलत क्या लगेगा, जो सिचुएशन का आउटकम होगा. ऐसे में हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे. सीबीटी में भी यही होता है कि आप अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं. कुछ लोग सीबीटी खुद के साथ अप्लाई कर लेते हैं, पर वो वही कर पाते हैं जो सीबीटी जानते हैं, हर कोई नहीं कर सकता. तो सीबीटी में भी यही चीज होती है कि आपके थॉट्स को चैलेंज किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है. रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि किसी भी पर्सन को ये लगता है कि दूसरा पर्सन मेरी बात नहीं सुनता, जब भी मैं उससे कुछ बात करने की कोशिश करती हूँ वो मेरी बात का जवाब नहीं देता या मुझसे ठीक से कम्युनिकेशन नहीं करता. यहाँ हम प्रॉब्लम कहाँ देख रहे हैं, हम दूसरे पर्सन में देख रहे हैं. हमें प्रॉब्लम कहाँ देखनी है, हमें प्रॉब्लम ओवरऑल देखनी है कि कितनी % प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ है, क्या कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जो मेरी भी तरफ से है. इसको हम सोचेंगे, इसको रिपीट करेंगे, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, थॉट में रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे. हमारे पास आउटकम है कि वो पर्सन हमारी बात नहीं सुनता, हमें समझने की कोशिश नहीं करता. अब हम रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे कि ऐसा कब कब होता है, किन किन सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो पर्सन हमारी बात सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करता. उस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन उस सिचुएशन में क्या होता है, या मैंने किस तरह से उसमें बिहेव किया होता है. तो चलते चलते, लौटते लौटते साइकिल में हम इस तरह से थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमारी गलती थी, क्योंकि कई बार सिचुएशन में हम अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई अपनी गलती ना भी दिखे, हमने बहुत एफर्ट्स किए हों, ये भी हो सकता है. तो जरूरी नहीं है, ऐसा सीबीटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी गलती निकाली जानी है, लेकिन उन थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करना है. और अगर वो पर्सन हमारी बात नहीं सुनता, नहीं समझता, तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, क्या हमारी तरफ से कोई पॉसिबिलिटी है, या अब हमें इसको लेट गो करना है, या इस बात को खत्म करना है, या इस रिलेशनशिप को खत्म करना है. क्या करना है, करना फिर भी कुछ ना कुछ है. ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला तो हमें बैठ जाना है, ऐसा नहीं है. तो इस तरीके से चीजें चलती हैं. तो हम कॉग्निटिव रीअप्रेजल करेंगे, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन को देखेंगे कि वो एक थ्रेट थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्या उसमें ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई दूसरा रास्ता है उसमें. ये सब हम सोचकर अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर सकते हैं. इमोशनल अवेयरनेस की बहुत जरूरत रहती है. इसका मतलब ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कब किस इंटेंसिटी से कहाँ पर रिएक्ट करते हैं. अगर हम अपनी इमोशनल अवेयरनेस, अपनी इमोशनल स्टेट से अवेयर हैं, उसकी अवेयरनेस हमें है, तो हम जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे. और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर इंप्रूव होगा, हमारी इमोशनल स्टेट अच्छी रहेगी. एक्सप्रेसिव राइटिंग वन ऑफ द परफेक्ट वे, बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये जर्नलिंग करना, अपने इमोशंस के बारे में लिखना. ये वहाँ बहुत बेनिफिशियल रहता है जहाँ पर हमें खासतौर से ये लगे कि कोई हमारी बात नहीं समझता. तो ऐसे में हम किसे समझाएं, तो हम वो एक सेल्फ टॉक करते हैं थ्रू जर्नलिंग, और उसमें हमारे जो मन की इमोशन, जितनी भी फीलिंग्स हैं, नेगेटिव थॉट्स है, सबका कैथारसिस होता है, इमोशनल अनबर्डनिंग होने लगती है. तो एक्सप्रेसिव राइटिंग इज वन ऑफ द थिंग. फिजिकल एक्टिविटी, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये चीजें बहुत पॉजिटिविटी देती हैं. हमारी बॉडी में इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं. जल्दी उठना सुबह, या ऐसा रूटीन प्लान करना जो टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है, इस तरह की चीजें करने से जो हमारा मन है वो अच्छा रहता है. हमें लगता है हम गोल अचीव कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा करें, फिर ज्यादा दिन है, हम ज्यादा प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं. इसकी वजह से इमोशनल स्टेट अच्छी होती है. सोशल सपोर्ट, अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ हम इस तरीके के इमोशनल बॉन्ड्स बनाएं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारी हेल्प करे, हमारी बात सुने. ये अच्छे रिलेशनशिप खुद चलकर हमारे पास नहीं आएंगे, ये ओवर टाइम हमें बिल्ड करने होते हैं. किसी का भी कोई रिलेशनशिप कहीं आता नहीं है, उसको बिल्ड करने पड़ते हैं दुनिया में रह के. तो उस तरीके से हम चीजों को देखेंगे. बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करें. यही जो हमने फिजिकल एक्टिविटीज की बात की थी उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, सेम चीज हो जाएगी.
प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर इमोशंस ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक्टिवली वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग द इश्यू कैन एलिवेट द इमोशनल डिस्ट्रेस। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर इशू है, कोई इमोशनल स्टेट उसी की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो पहले उसको सॉल्व करें, उसे सॉल्व करके अपनी मेंटल स्टेट को हम ठीक करेंगे। डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी हम कई बार अपना जो है इमोशनल स्टेट हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी चीजें जो हमें पसंद नहीं है वो हमारे सामने बार बार आ रही हैं, तो उसकी वजह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा और ऐसी चीजों से खुद को बचाना होगा। कई बार हमें चीजों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, लाइफ में सब चीजें बहुत स्मूथ नहीं मिलती, और जब नहीं मिलती तो जो मिलता है उसके हिसाब से समझना पड़ता है, तो उसको एक्सेप्ट करके अगर हम चलें। बहुत सारी CBT टेक्निक्स हैं जिसमें हम अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करके खुद से, मैंने भी बताया था ना आपको कि हम खुद से भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेल्फ केयर करके, सेल्फ केयर बहुत अच्छी चीज़ है, खुद का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अच्छा खाना, वो चीज़ें पहनना जो अच्छी लगती हैं, खुद को खुश रखने के लिए चीज़ों को कोशिश करना, स्पोर्ट्स पसंद है तो वो खेलना, म्यूजिक सुनना, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है सेल्फ केयर में वो सब कुछ आता है। इमोशनल रेगुलेशन ट्रेनिंग, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्किल्स सीखना, वर्कशॉप अटेंड करना जिसकी हेल्प से हमें पता चले कि इमोशंस मैनेज होते हैं। बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे आपके अगर कोई टीचर्स हैं, कोई बताने वाले हैं, कोई सिखाने वाले हैं, उनके वर्कशॉप ज्वाइन करके आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये आपके खुद के भी काम आएंगे और दूसरों को भी आप कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर कर पाएंगे फ्यूचर में। तो इमोशंस का मैनेजमेंट करना अपने आप में एक ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा प्लान है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं तो आप अल्टीमेटली एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं। और कौन नहीं कहलाना चाहेगा? हम कभी भी खुद के आगे इमोशनल फूल लेवल पसंद नहीं करते हैं, कभी कोई भी नहीं सुनना चाहेगा अपने बारे में। तो बेहतर होगा कि हम उस तरह से वर्क करें खुद के साथ में कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएं। और ट्रस्ट मी, इंटेलिजेंट कहलाने से कहीं ज़्यादा अच्छा फील होता है जब कोई आपको इमोशनली इंटेलिजेंट कहता है। आप ये करके देखिएगा, कभी अपने साथ इस तरीके की चीज़ें वर्कआउट करके देखिएगा कि शायद कभी आपको कोई इमोशनली इंटेलिजेंट कहे, या कोई ना कहे तो आप खुद को खुद ही कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, विच इज ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। ये थ्योरी भी इमोशन से ही जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर है, पूछी गई है एक दो बार, इसलिए यहाँ पर ही मेंशन्ड है। आइए ब्रॉडन एंड बिल्ड की थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल थ्योरी है ये। द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशंस प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट बारबरा फ्रेडरिक्सन posits that positive emotion have a transformative effect on individuals, leading to personal growth and improved life outcomes। जो ब्रॉडन एंड बिल्ड की थ्योरी है वो ये कहती है कि जब भी पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में, वो उसकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। बात तो ये बड़ी सिंपल है, पर हमें कहना इनके तरीके से है यहाँ पे। एक्सपेंशन ऑफ थॉट एक्शन रिपोर्ट्राइड्स, ब्रॉडनिंग का ये मतलब होता है। यदि ब्रॉडनिंग में हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय, इंटरेस्ट, कंटेनमेंट, प्राइड एंड लव broaden an individual's momentary through action repertoires. This means when you experience positive emotion, your mind becomes more open to new ideas, actions and ways of thinking। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। मीन्स कि जब भी हम कोई पॉजिटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाते हैं। वही ये चीज कह रहे हैं, ब्रॉड हो पाना, हमारा माइंड ब्रॉड हो पाता है, खुल के सोच पाता है। और खुल के सोचने के लिए दिमाग में भार ना हो, किसी तरीके का वजन ना हो, हमारा माइंड जितना फ्री होगा उतना अच्छे से वो चल पाएगा। तो इस थ्योरी में यही कहा गया है कि थॉट्स का एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्शन का एक्सपेंशन कैसे होता है, जब हम पॉजिटिव इमोशंस से अच्छा फील करते हैं तब। जॉय माइट इंस्पायर प्लेफुलनेस, इंटरेस्ट माइट लीड टू एक्सप्लोरेशन, कंटेनमेंट माइट प्रमोट सेवरिंग लाइफ प्लेजर्स। ऐसे सभी इमोशंस जो हैप्पी इमोशंस कहलाते हैं, वो किसी नई हैप्पी स्टेट में ले जाने के लिए हमें एनकरेज करते हैं, हमारे एरिया को ब्रॉड करते हैं। ये इस थ्योरी में कहा गया है। क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। जितना ज्यादा हमारा टेंशन और कॉग्निशन ब्रॉड होगा, उतना ही ज्यादा हम क्रिएटिव थिंकिंग में एंगेज होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होंगे, मल्टीपल सोल्यूशन में होंगे। क्योंकि इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका रिवर्स चीज को आप सोचिए कि अगर आपका माइंड परेशानियों से घिरा हुआ है तो क्या आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे ना। बस उसी को रिवर्स करके ये थ्योरी बनी हुई है। इसमें क्या बड़ी बात है आप सोचिए, कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपल है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी में। अब बिल्डिंग जो है यहाँ पे वो क्या बताता है, resource accumulation over time these broadened mindsets leads to the building of enduring personal resources। जब किसी भी पर्सन का माइंड ब्रॉड होता जाता है, वो चीजों को सोचता जाता है, तो वो अपने आसपास ऐसे रिसोर्सेज बिल्ड कर लेता है जो लाइफ लॉन्ग उसके काम आते हैं, जो उसके वर्क से एसोसिएटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, बेटर हेल्थ बिहेवियर्स, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। जो पर्सन
हैप्पी रहेगा, अच्छे इमोशंस के साथ लाइफ को जिएगा, वो एक अच्छी हेल्थ को भी लीड करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में हेल्थ को लेकर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, राइट। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज में वो एक्सपेंड करेगा, भाई खुल के जिएगा तो लाइफ में चारों तरफ से सीखेगा, लर्निंग बढ़ेगी उसकी। सोशल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, सोशल सपोर्ट नेटवर्क बढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, यानी ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, कोपिंग स्ट्रेटेजीज उसके अंदर आएंगी, तो वो ये सब चीजें बिल्ड करेगा। बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जब जब उसके थॉट्स जितना वाइड होंगे उतना ही वो चीजें बिल्ड करेंगे। अपवर्ड स्पाइरल, positive emotion don't just benefit the present moment, they set off an upward spiral where these resources lead to more positive experiences and emotions in the future। मतलब जब हमारे पास इतने सारे टाइप के रिसोर्सेज होंगे ना, तो वो केवल हमारे प्रेजेंट को ही बेनिफिट नहीं करेंगे, वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएंगे। आगे चल के हम एक लूप में आते चले जाएंगे, एक स्पाइरल में आते चले जाएंगे, जहां चीजें हमारे हिसाब से होने लगेंगी, सब चीजें बहुत पॉजिटिव होने लगेंगी। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें इसके सभी इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव ही होंगे। पर्सन के अंदर रेजिलियंस बिल्ड होगा, उसके मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, वो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी कर पाएगा। इसके जो ये थ्योरी है वो ये कहती है कि इसी थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशन भी होते हैं जो पर्सन यूज करता है, जैसे कि ग्रेटिट्यूड को एनकरेज करना, काइंडनेस, माइंडफुलनेस बढ़ना, पॉजिटिविटी कल्टिवेट करना, राइट। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है इस थ्योरी का कि जो ब्रॉडनिंग एंड बिल्डिंग जो इफेक्ट होते हैं पॉजिटिव इमोशन के, वो इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस लेकर आते हैं, जैसे कि पर्सन को लाइफ में बेटर करने के लिए बिल्ड करते हैं, ना कि जस्ट फॉर द सर्वाइवल। मतलब अगर एक इंसान खुश है, सेटिस्फाइड है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। लेकिन अगर ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ये कहती है कि अगर पर्सन के पॉजिटिव इमोशंस हैं और वो उनसे अच्छी चीजें बिल्ड कर रहा है ब्रॉड माइंडसेट के साथ, तो वो उसके लाइफ लॉन्ग कम आएंगी। वो जस्ट सर्वाइवल नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा है। यही थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो ये थ्योरी जो है पॉजिटिव इमोशंस को हाईलाइट करती है कि कितनी ज़रूरी है। बहुत सिंपल थ्योरी है, एग्जाम में आ गई तो आप पक्का लिख कर आएंगे और खुश भी बहुत होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं और बहुत अच्छा आंसर आप इसका बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ये सुनने में ही कितना क्यूट सा लग रहा है कि हमें कोई इमोशनल स्टोरी टेलिंग करनी है, और जैसा ये टॉपिक है वैसा ही इसमें हम पढ़ेंगे भी। ये है, इट इज द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग नैरेटिव्स दैट रेजोनेट डीपली विद इन ऑडियंस इमोशंस, fostering a connection that goes beyond mere facts or plots. It involves using elements like character development, setting, conflict and resolution in a way that evokes feelings such as joy, sadness, fear or hope. इमोशनल स्टोरी टेलिंग एक तरीके के हैप्पीनेस और इमोशन से जोड़ने की एक टेक्निक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई वीडियो देखा होगा, किसी को कहानी सुनते हुए कहा होगा, किसी स्टोरी टेलर को किसी ना किसी वीडियो में, सोशल मीडिया में देखा होगा, जहां वो कोई कहानी सुनाते हैं। अगर आप उस कहानी में रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो आप उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो आप हर उस इमोशन को फील करना शुरू कर देते हैं जो उस कहानी में बताया जा रहा है। अगर किसी बच्चे की कहानी है तो आप बचपने के बारे में सोचने लगते हैं, या कोई भी स्टोरी है उसमें आप खुद को जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो जो स्टोरी टेलिंग हो रही है दैट इज नॉट जस्ट एन स्टोरी टेलिंग, दैट इज एन इमोशनल स्टोरी टेलिंग। उस स्टोरी टेलिंग की हेल्प से क्या होता है, हम कई बार उसका बेनिफिट लेते हैं, जिससे हम दूसरे पर्सन को उस इमोशन का एक्सपीरियंस करा सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है क्लासरूम। बच्चों की जो मॉरल साइंस की बुक होती है उसमें इस तरीके की बहुत सारी कहानियां होती हैं, और बच्चे जब उसको पढ़ते हैं तो वो उससे बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं, बल्कि सभी कहानियां ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ सीख दे रही होती हैं, तो बच्चे के अंदर एक टाइप की पॉजिटिविटी डेवलप हो रही होती है। तो इमोशनल स्टोरी टेलिंग की हेल्प से हम अपनी ऑडियंस को, सुनने वाले को इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं किसी भी पर्सन को या अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक इंटरवेंशन है। जब हम एक अच्छी कहानी सुनाएंगे, एक पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो उस केस में हम पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करेंगे। हैप्पीनेस, एम्पैथी, काइंडनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे पर्सन के अंदर डेवलप हो सकेंगी। तो ये एक इंटरवेंशन हो गया, एक थेरेपी की तरह से वर्क करेगा, राइट। और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इमोशंस तो फिर नेगेटिव भी होते हैं ना, तो वो नेगेटिव वे में काम करेगा। इमोशनल स्टोरी टेलिंग वर्क कैसे करती है? सबसे पहले तो रिलेटेबिलिटी, क्योंकि जो स्टोरी होती है हर इंसान को ये लगता है कि वो किसी की तो कहानी होगी, चाहे कितना भी हाइपोथेसिस के साथ बनाई जाए, कितना भी हाइपोथेटिकली क्रिएट की जाए, हर पर्सन को ये लगता है कि ये किसी की तो कहानी है, किसी के बारे में तो ये बात है। तो उस तरीके से वो रिलेट कर पाते हैं लोग उससे, और लिसनर और रीडर्स जो होते हैं वो, उन्हें महसूस होता है कि हमने जो लिखी है कहानी उसको फील किया जा रहा है।
Characters with relatable struggles or triumphs can evoke empathy, allowing the audience to connect their own life experience with the narrative. जब कोई भी चीज़ हमें कहानी सुनाई जाती है, बताई जाती है, तो कहीं उसमें हम खुद को भी ढूंढने लगते हैं। हो सकता है वो इतनी रिलेट हो जाए हमसे कि हमें लगे हमारे बारे में बात हो रही है, तो कभी हमें अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, कभी हम उससे कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से उसको रिलेटेबिलिटी से जोड़ा जाता है। इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ता है। Techniques like vivid imagery, sensory details, and emotional dialogue help in painting a picture that stirs feelings. Emotional storytelling की हेल्प से ऑडियंस को इंगेज किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है उस सिचुएशन से। एम्पैथी एंड कंपैशन, ये वो चीज़ें हैं जो बिल्ड की जा सकती हैं ऑडियंस में, जिससे वो समझ पाते हैं कि अगर इसी सिचुएशन में हम होंगे तो कैसा महसूस होगा। बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करता है पर्सन। मॉरल एंड लेसन्स, जैसे मैंने अभी बताया, स्टूडेंट्स को वैल्यूज सिखाने के लिए, मॉरल सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए ये स्टोरीज बहुत काम आती हैं और ज़्यादातर बच्चों के लिए ही ये यूजफुल होती हैं। मेमोरेबिलिटी, इमोशनली चार्ज स्टोरीज आर मोर मेमोरेबल। जिन कहानियों में इमोशंस होते हैं वो कहानियां लंबी याद रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, बचपन में आपने कोई ऐसी कहानी सुनी होगी जो आपको आज भी याद होगी। मुझे भी एक कहानी आज तक याद है कि मेरी सिस्टर मुझे एक कहानी सुना रही थी बचपन में, और उन्होंने उस कहानी में इतने इमोशंस डाल दिए कि मैं रोने लगी, और मुझे आज भी वो कहानी याद आती है। तो हम लोग खूब मजाक करते हैं। तो ये चीज़ है कि जब भी कोई कहानी जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाएंगे ना, तो वो याद रहेगी, और याद रखने का या समझाने का तरीका भी बनाया जा सकता है। प्रोवाइडिंग एन इमोशनल रिलीज, स्टोरी टेलिंग कैन हेल्प ऑडियंस प्रोसेस देयर ओन फीलिंग और एक्सपीरियंसेस। जो हमने बात की थी, पर्सन को ये फील होता है कि मैं इस सिचुएशन में अनबर्डन फील कर रहा हूँ, चीज़ों को बाहर निकाल पा रहा हूँ, कनेक्टिविटी वो बिल्ड कर पाते हैं। तो इमोशनल स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जो कि फिल्म, थिएटर, लिटरेचर, पर्सनल एनेक्डोट्स में यूज होता है, क्लासेस में यूज होता है। मैं तो क्लासेस का एग्जाम्पल पहले दे रही हूँ आपको, क्योंकि एक टीचर हूँ, तो मेरे एग्जाम्पल्स में क्लासेस ना आए तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से हम इसको समझ पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेस, रेजिलियंस और ग्रिट से जुड़ा हुआ। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक सो फार पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसा मैंने कहा था, ये वीडियो तो छोटा रहेगा पर अच्छा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं ऑनेस्टली अपनी तरफ से बात जरूर कहना चाहती हूँ वीडियो खत्म करने से पहले कि मुझे बहुत मजा आ रहा है पॉजिटिव साइकोलॉजी के ये वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में। होपफुली आगे आपको पूरे ही MPC 046 का डिटेल्ड सिलेबस भी मिलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है जितनी देर में पॉजिटिव साइकोलॉजी के वीडियोस बनाती हूँ, मुझे सीरियसली बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो जब पूरी बुक बनाएंगे तो हम नया ही इतिहास रच देंगे पॉजिटिविटी का में भी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।